फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी। देखिए हमको ये पता है कि जो एनसीसी होता है ये क्लास 7th 8th वाले बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं, जीडी जूनियर डिवीज़न विंग जो होता है। तो अब हमको उसका मोटो पता करना है कि एनसीसी का मोटो क्या होता है, और यहाँ सीनियर डिवीज़न भी होता है। तो अब हमको मोटो, चलो हमको पता नहीं, मान लेते हैं ये, हम ये मान के चलेंगे हमें कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। देखो यूनिटी सब में सेम है, तो यूनिटी तो होगा। सेकंड चीज़, क्या जूनियर डिवीज़न वाला बच्चा जो 8th क्लास का है, क्या वो सर्विस देगा? नहीं, सर्विस नहीं हो सकता, कमांड भी नहीं कर सकता। मगर डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो हम इसका आंसर जो लेके चलेंगे वो ए लेके चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पेपर में 120 क्वेश्चन, हम उसको अपने लॉजिकल रीजनिंग से करेंगे। और जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, हमेशा अगर हमको किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और उससे हम उसको कनेक्ट कर दें, कॉन्सेप्ट्स को अगर हम कनेक्ट कर लें, तो C² फार्मूला जो बनता है, कॉन्सेप्ट और कनेक्ट, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज नॉट। जब भी कोई आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका जो इंडिकेटिव वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट। नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर इनमें से कौन सा नहीं आता। तो देखिए, ये मान लीजिए आपका घर है, होम है आपका, तो होम के अंदर आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करोगे कि ये लैंग्वेज है, ऐसे बात करनी है आपको। बॉर्डर मैनेजमेंट भी होगा कि इतनी बॉर्डर मैनेजमेंट है अपना। और कोई से कोई डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर अफेयर है, मतलब आपको कोई भी एक पर्टिकुलर हिस्सा है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा आपके घर के अंदर, या ये आपने इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया इस वाले घर को। तो मतलब आपको पता लग गया कि ये 3 चीज़ आपको घर से रिलेटेड लग रही हैं। मगर जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, कोई भी लीगल अफेयर होगा तो उसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, तो ये होम अफेयर्स के अंडर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने एकदम लॉजिक, एकदम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखिए डेजर्टिफिकेशन होता है कि कहीं किसी एरिया में एक पर्टिकुलर लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होते जाना। कि समझिए जैसे ये हमारा एक लैंड था और ये डेजर्ट में यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बट ये एक डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इंडिया, तो क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? देखो हमें नहीं पता, मगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि अगर इंडिया में भी कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो शायद सिग्नेटरी हो। तो हम इसको एक बार मान लेते हैं कि ये है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर UNCCD। तो आप खुद सोचिए कि होम अफेयर्स इसको क्यों देखेगा, थोड़ा एनवायरनमेंट टाइप का लग रहा है, तो ये होम अफेयर्स का नहीं होगा। ये तो हमको समझ में आ गया। तो टू तो होगा नहीं, तो टू नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये बचे। अब हमको पता है कि हाँ सिग्नेटरी तो हो सकता है, तो हम ए आंसर लेके चलेंगे। देखिए कभी भी एक चीज़ आप रूल मान के चलिए कि अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ये इस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ज़्यादातर जो है कोई भी मिनिस्ट्री के अंडर अगर ऐसा आता है तो वो ज़्यादातर गलत होता है। देखिए हो सकता है कि सही भी हो, मगर अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से ज़्यादा केस ये होते हैं कि वो उसके अंडर नहीं माना जाता। वो एग्जामिनर सोचता है कि वो हमेशा एग्जामिनर की जो हमेशा साइकोलॉजी पकड़नी है हमको, कि वो क्या सोच के एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया है, कि उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। Under which one of the following articles of the Constitution of India a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India has to be laid before the parliament in respect of every financial year। देखिए अगर आपको आर्टिकल्स आते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि इनमें से मनी बिल कौन सा है और इस तरीके से। मगर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बट इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आर्टिकल 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन। देखिए हमको नहीं पता इनमें से क्या ऑप्शन है, मगर देखिए हम लॉजिकल रीजनिंग से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे पहले साउथ एशियन की बात है, तो ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, ये रशिया हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे यहीं पाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो देखिए साउथ एशियन, तो एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कहाँ पे फाउंड हुआ था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो देखिए कोलंबो, इस्लामाबाद, देखिए इस्लामाबाद कहाँ आएगा, पाकिस्तान, यहाँ पे इस्लामाबाद आ जाएगा, कोलंबो यहाँ पे आ जाएगा, नेपाल, काठमांडू, ये रन, ढाका, ये रहा। अब देखिए ये सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। एक चीज़ सोचिए
कि जब भी कोई चीज़ फाउंड होगी या जिसकी एक ब्रांच जहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हमेशा एक जहाँ पर सब लोग बहुत ईजिली पहुँच जाएँ। देखिए इंडिया वाले यहाँ बहुत ईजिली आ सकते हैं ढाका में, नेपाल वाले ढाका आ सकते हैं, ये लोग भी यहाँ आ सकते हैं, ये भी यहाँ आ सकते हैं। एक सेंट्रल पार्ट टाइप सा लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। देखिए आप बोलेंगे कि ऐसे क्या लॉजिक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, आप हर चीज़ रट्टा मार के नहीं जा सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका कौन फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अब देखिए एक चीज़ बताइए आप मेरे को कि कोई बैंक है, अगर आप एक बैंक खोलोगे तो जो भी कंट्री जो डेवलपिंग है और जो डेवलप्ड है वो उसमें मैं पक्का पार्टिसिपेशन देंगे अपना, जैसे कि इंडिया हो गया, रशिया हो गया, आपको ब्राज़ील हो गया। बट आपने कनाडा को कभी नहीं सुना होगा। कनाडा तो बहुत समृद्ध है, मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ हमारे यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, मतलब बहुत ही प्रॉस्पेरस है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब तो नहीं लगता कि यार वो उसका फाउंडिंग मेंबर होगा। बाद में ज्वाइंट हो गया वो बात अलग है, मगर उसका फाउंडिंग मेंबर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS इज ए वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। देखिए ये क्या है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ डिजाइंड, डेवलप्ड एंड ओन्ड, इम्प्लीमेंटेड बाई। देखिए इसको डिज़ाइन भी करेगा, डेवलप भी करेगा और उसको ओन भी करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है, सारे काम कर रहा है। तो सोचिए कौन सा होगा, क्या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होगा? ये तो एक नॉर्मल डिपार्टमेंट हो गया। ये हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ये एक इंस्टीट्यूट हो गया। इंस्टीट्यूट का काम होता है पढ़ाना, डिपार्टमेंट का काम होता है बस देखना कि डिपार्टमेंट है इसका। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी पढ़ाने में लगता है इंस्टीट्यूट। बट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये पूरा का पूरा उसको देखेगा, डिज़ाइन ओन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देखिए हमेशा लॉजिक पकड़िए, डिपार्टमेंट नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा, ये बचा। आपको स्पेसिफिकली एक एक टर्म्स को देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये हमारा क्वेश्चन है 8वां, कि यहाँ पे हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट और लोकेशंस आपको बतानी है। देखिए आप जो है स्पीड जो है डबल करके देखिए, क्योंकि जल्दी आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी उससे। देखिए इंस्टीट्यूट और लोकेशन, देखिए एक आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट दिया है, होम्योपैथी का, यूनानी मेडिसिन का और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। ये इनमें से कहाँ होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सीधा पहले ऑप्शन पे आ जाइए। आप आ जाइए पहले, चलो ए पे आ जाते हैं। ए क्या है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा चेन्नई में होगा या 4 ऑप्शन दिया है, या जयपुर होगा। 2 ऑप्शन है आयुर्वेदा के, 1 या 4। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा कहाँ था, फेमस कहाँ पर है? अब बताइए, जयपुर जो एक सिटी है, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, तो इंडिया में जो आयुर्वेदा है वो हमेशा नॉर्थ की साइड यहाँ थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ है। देखो लॉजिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, हमको आंसर्स नहीं पता, बस लॉजिकल रीजनिंग से हम क्वेश्चन करेंगे। 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में से समझिए आपने एग्जाम में, देखिए हमको 20 नंबर ही लेके आने होते हैं इस एग्जाम में, हमको कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो हम ये मान के चलिए अगर हमने 120 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही कर दिए जो हमको आते हैं, और बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन हमने लॉजिकल रीजनिंग से कर दिए, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। हमको क्या है, एग्जाम में हम ऐसी प्रेशर सिचुएशन से डील नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि यार इतना टफ पेपर है, कैसे होगा, आता नहीं है। यार किसी को नहीं आता, जो वहाँ जा रहे हैं ना, सबको उतनी नॉलेज है, कोई ज़्यादा वहाँ पे कोई इतना धुरंधर नहीं पहुँच रहा है, सब आपके जैसे ही जा रहे हैं वहाँ पर। तो अब हमको पता लग गया कि आयुर्वेदा का जयपुर होगा, तो या तो सी होगा या डी होगा। अब नेक्स्ट आइए, अब आपको पता लग गया कि डी का तो 1 है ही, डी का सिद्धा का 1 है, चेन्नई। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन आएगा बी और सी में। होम्योपैथी बेंगलोर में होती है या कोलकाता? देखिए जो होम्योपैथी है, आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो होम्योपैथी जो है एक ऐसी ब्रांच है एक मेडिसिन की, उसमें इंग्लिश और इस तरीके से बहुत ज़्यादा चलता है। मतलब आपने कहा होगा कि बंगाल के लोग जो होते हैं बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं इन सारी चीज़ों में। तो ये आ गया कोलकाता। तो बी का क्या हो गया आपका, ये बी का हो गया आपका 3, तो बी का हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वेस्ट इंडिया इज और आर करेक्ट? क्या है इन्वेस्ट इंडिया? ठीक है, इट इज़ ए जॉइंट वेंचर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। देखिए जब भी किसी चीज़ को ना एग्जाम में स्पेसिफाई करता है नॉट फॉर प्रॉफिट, देखिए ब्रैकेट लगा के बता रहा है, एग्जैक्टली आपको बताना चाह रहा है वो, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में सही होती हैं। वो स्पेसिफाई कर रहा है आपको, तो ये सही हो गया। इट इज़ द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। देखिए इन्वेस्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी इन्वेस्ट आ रहा है,
तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में, तो हम इसको दोनों मान के चलेंगे। देखिए आपका आंसर गलत भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सही होगा, बट ये है कि अगर इस तरीके से आप अगर 100 क्वेश्चन करते हैं तो 100 में से अगर आप कॉन्सेप्ट और कनेक्ट करके करते हैं तो 100 में से अगर आपने ऐसे क्वेश्चन करे तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप 60 से 70 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। बट हाँ, आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस आप कुछ भी कर आ रहे हो। प्री नॉलेज थोड़ा बहुत आपको समझना है कि इन्वेस्ट है, यहाँ इन्वेस्ट है, एग्जैक्टली ब्रैकेट देके कुछ बताना चाह रहा है, तो ऐसे आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर, कि ये किसके अंडर फंक्शन करता है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। देखिए डोपिंग की बात आ गई, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि उस एथलीट ने ये ड्रग ले लिया था दौड़ते टाइम, तो बहुत जल्दी दौड़ दौड़ गया, बट बाद में पता लगा कि उसने कुछ ऐसी कुछ मेडिसिन ली थी। तो आपको पता होगा ये टेस्टिंग कहाँ होती है, स्पोर्ट्स में होती है। चलो पढ़ते हैं हमको। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देखिए ये तो हेल्थ का काम करेगा, फैमिली वेलफेयर ये क्यों चेक करेगा कुछ ऐसा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो रिसर्च फील्ड हो गया, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी बनाना। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, देखो ये हो सकता है। होम अफेयर्स तो देखो, आप मैंने आपको समझाया था होम अफेयर्स का क्या क्या काम होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी फेजेस वाज द जनरल इलेक्शन 2019 कंडक्टेड इन इंडिया। देखिए आज मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिले ना 6, 7, 8, 9, तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए समझिए आप एक क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आप सेट कर रहे हैं, और क्वेश्चन के जो आपको जो उसका आंसर है, समझिए उसका आंसर है 71 मान लीजिए, चलो उसका आंसर आ रहा है 71। तो आप उसके ऑप्शन पता है क्या देंगे, साइकोलॉजिकली देखो ये चीज़ें होती हैं कि आप उसका आंसर देंगे, अगर ऑप्शन आपको बनाने हैं तो आप ऑप्शन ऐसे बनाएंगे उसके। 71 है तो आप यहाँ से रुकेंगे 70, 71, 72, 73, आपकी क्योंकि खुद साइकोलॉजी बैठी कि एक पहले से शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ क्या है, अब आपको इसका आंसर क्या है, 7 फेजेज है। बाद में हमने चेक किया इसका आंसर क्या है, 7 फेजेज है। बट हाँ हमको पता है साइकोलॉजिकली जब आंसर सेट हो रहे होंगे तो उसने ऐसे सेट कर दिया होगा, चलो 7 है तो 6 से शुरू कर दिया, 6, 7, 8, 9। तो हमेशा जब भी ऐसे सीरियल वाइज अगर आपको एक जैसे +1 करके मिलते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाइए। देखिए आपका गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सही होगा, बट हाँ आप अपने ऊपर भरोसा रखिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलो पढ़ते हैं स्टार। देखो कभी भी ना ये मत सोचो कि चलो ये तुमको नहीं आता तो तुम छोड़ दोगे, यार पढ़ के तो देखो, क्या पता कोई स्टेटमेंट ऐसा हो कि जो तुमको समझ में आ जाए। देखिए पहले क्या लिखा है, इट्स परमानेंट सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट जेठा, हमको नहीं पता, छोड़ दो इस सेंटेंस को अभी यहीं पर। नेक्स्ट पढ़ो, इट एंडेवर्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी अमंग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ चलो लगता है कि कुछ कॉपरेशन की बात हो रही है तो प्रमोट कर रहा होगा हारमोनी को, चलो ये सही हो सकता है, ये तो सही है, हमको पता करना है नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आइए, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बोल रहा है, जितनी भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट। लग रहा है ना कुछ अजीब सा, यार ये लार्जेस्ट हो सकती है, मतलब इससे बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। नेक्स्ट पढ़िए, इट हैज़ कंसल्टेटिव एंड द कोऑपरेटिव रिलेशन विद द यूएन। देखो हो सकता है यूएन से बात करते हो कुछ चीज़ें कॉपरेट करने के लिए, मगर ये चीज़ जो है जो खटक रही है कि यार लार्जेस्ट तो नहीं हो सकता यार, क्योंकि एक ही रिलीजन को लेके चल रहा है। अगर बहुत सारे रिलीजन हो तो लगता है कि लार्जेस्ट होगा, सिर्फ इस्लामिक का अकेला लार्जेस्ट होना थोड़ा सा मतलब बात पच सी नहीं रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नॉट करेक्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा, सी। देखिए ये लॉजिक है, देखिए छोटे मोटे लॉजिक हैं। देखो मैं अभी भी आपसे फिर से भी कह रहा हूँ, अगर आपको अपने ऊपर या हमारे इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं है तो आप फॉलो मत करिए, बट हाँ अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स और कनेक्ट करना चीज़ों को आता है तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए। आप इवन टर्म्स को पकड़िए कि यार एकदम 100% प्रोबेबिलिटी के साथ चल रहा है ये, तो शायद गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द इटालियन ओपन वुमेन टेनिस सिंगल टाइटल 2019। देखिए ये क्वेश्चन जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा वो छोड़ देगा। तो ये क्वेश्चन एकदम स्किप करने वाला है अगर आपको नहीं आता, क्योंकि देखो नाम भी देखो सबके एकदम अलग अलग है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर उस टाइम था कैरोलिना प्लिस्कोवा। चलिए 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये रहा 15th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आयन इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन द सिम्बेक्स 19। इनमें से किसने पार्टिसिपेट किया था। देखिए मैं आपको इस चीज़ का ना देखिए आपको नहीं पता, चलो तीनों में से आपको एक भी आंसर नहीं आता। अब आप आ जाओ ऑप्शंस पे। क्या ऑप्शंस दिए हैं, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली एंड 1 एंड 1 ओनली। देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, जो दो की बात कर रहे हैं, 1 एंड 2, 2 एंड 3, दो की बात कर रहे हैं। देखो ये दो, ये दो,
ये 3 की, ये 1 की। तो जब पेपर जिसने बनाया है वो हमेशा ये उसने ही सोचा होगा कि 2 आंसर सही हैं, तो इसलिए उसने 2 चीज़ें साथ में ऐसे लगा दी। देखो जब भी कोई ऐसा आंसर हो तो ज़्यादा चांस ऐसा होता है कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का देखो 2-2 आंसर है। अब आपको तुक्का मार, देखो 2 तो दोनों में है, 1 और 3 में से अब आप यहाँ पे कोई भी चांस ले सकते हैं, किसी भी आप तुक्का मार सकते हैं। तो 14th का क्या आंसर है? इसका आंसर है बी, 1 एंड 2 ओनली, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति। देखिए हमको ऑप्शन से नहीं पता था, तो हमने क्या किया, इसके जो ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं हमने यहाँ से सोचा कि यार ये 2 बार आया है, 1 एंड 2 ओनली एंड 2 एंड 3 ओनली, तो मतलब एग्जामिनर ने 2 तो सही करे ही करे हैं। उसकी थिंकिंग ये यहाँ पे ही चल रही है। नेक्स्ट आते हैं 15th। ट्रिपल्स इज ए न्यू फॉर्मेट ऑफ ट्रिपल्स। ये जो ट्रिपल्स है ये किसका फॉर्मेट है? देखिए बॉक्सिंग ट्रिपल, आपको देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि जैसे 3 लोग खेल रहे हैं, 3 लोग, ये 3 और ये 3, 2 टीम खेल रही है। अब आप बताइए क्या बॉक्सिंग में ऐसा होता है कि ये 3 इन साथ साथ खेल रहे हैं, ये 3 इनके साथ बॉक्सिंग करेंगे? ऐसा नहीं होता बॉक्सिंग में। जूडो में भी ऐसा नहीं होता। चेस में भी आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि ये चेस है तो यहाँ 3 लोग बैठ के खेल रहे हैं, यहाँ 3 लोग बैठ के खेल रहे हैं। बट हाँ बैडमिंटन में ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 3 खेलें, यहाँ 3 खेलें। तो ये न्यू फॉर्मेट बैडमिंटन होगा। तो ये कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपको ये फंडा नहीं आता लॉजिकल, अगर आप सोचें कि आप हर चीज़ पढ़ कर ही जाओगे तो यार कैसे करोगे? हर चीज़ नहीं पढ़ के जा सकते। हर चीज़ इट्स एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है एग्ज़ाम जो है यूपीएससी जो भी कंडक्ट कराती है, ये एग्ज़ाम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का होता है कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो हमेशा। आपको देखिए इवन आप जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम है, क्लियर करके आप एक ऑफिसर बनेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सिचुएशन हमेशा ऐसी मिले जो आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। कुछ कुछ चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं लाइफ में। देखिए जैसे अभी कोविड आया तो इसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, बट हाँ लोगों ने डील किया ना। तो वैसे ही ये क्वेश्चंस आप जरूरी नहीं आप पढ़ के जाओगे, बट आपको वहीं ऑन द स्पॉट आपको इनकी रीजनिंग आपको पता करना है कि इनमें से यार क्या हो सकता है। थोड़ा सोचो, ऑप्शंस दिए हैं ना, इनमें से ही होंगे ऑप्शन। ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पे एकदम सब कुछ भी नहीं दिया बस ये अकेला पूछ लिया, ऐसा तो नहीं है ना, ऑप्शंस दिए ना, खेलो ऑप्शंस के साथ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स अपॉइंटमेंट बाय द आरबीआई? देखो इसका आंसर हमें पता है, नंदन नीलेकानी है। चलो आपको नहीं पता एग्जाम में इसका आंसर। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब एग्जामिनर ने पेपर बनाया तो उसने 4 ऑप्शन दिया आपको। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन के जो नाम है वो एन से शुरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको यही कंफ्यूज करना चाहता है कि कोई कोई बच्चे याद करके आ जाते हैं कि चलो यार कमेटी का नाम एन से शुरू हो रहा था, अब उसने दोनों ही नाम एन से दे दिया। अब आपको यहाँ तुक्का मारना है कि इनमें से कौन सा होगा। देखिए आप कम से कम 2 तो एलिमिनेट कर पा रहे हो ना। 50% प्रोबेबिलिटी बैठ रही है आपकी यहाँ पे, यही चाहिए, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चाहिए भी नहीं। 50% हो गई, काम खत्म, एग्जाम करो क्वेश्चन। 50-50 करोगे अगर 100 क्वेश्चन ऐसे करें तभी 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं ऐसे। समझ में आ गई बात? कोई सा भी आप इसमें लेके चलिए, आंसर वैसे इसका नंदन नीलेकानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है द ससाकावा अवार्ड ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशंस इज गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ। ससाकावा जो अवार्ड है ये किस चीज़ के लिए मिलता है? देखिए पीस कीपिंग के लिए मिलता है। आपने कभी सुना पीस कीपिंग अवार्ड? आपने सुना होगा यूएन पीस कीपिंग अवार्ड, ये तो मिलता है पीस कीपिंग के लिए, बट हमने कभी ससाकावा में नहीं सुना कि पीस कीपिंग के लिए मिलता है। देखो पोवर्टी एलिवेशन भी हो सकता है, हेल्थ सर्विस भी हो सकता है, डिजास्टर। अब ये 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब देखिए पोवर्टी एलिवेशन के लिए इंडिया में कभी आपने सुना कि पोवर्टी एलिवेशन के लिए यूएन का वो रिकॉग्नाइजेशन कुछ ऐसा फील्ड था? देखो ये भी नहीं लगता, पोवर्टी एलिवेशन भी। बट हाँ कहीं ना कहीं, और हेल्थ में भी कभी नहीं सुना हमने ये। बट डिजास्टर का जो अवार्ड्स होते हैं वो इस तरीके का हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आप थोड़ा भी, जैसे आपने पीस कीपिंग तो आपने हटा दी, तब भी आपके पास 33% प्रोबेबिलिटी बची कि आप 3 में से एक क्वेश्चन तुक्का मार के चल सकते हो। तो इसका आंसर है डिजास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट आइए, वाई वॉज इंडियाज जीएस लक्ष्मी इन न्यूज़ रिसेंटली? जो जीएस लक्ष्मी न्यूज़ में थी वो रिसेंटली किस लिए थी? देखिए शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले क्रिकेट फॉर एन इंग्लिश काउंटी क्लब। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल आईसीसी मैच रेफरी। शी वॉज अवॉर्डेड विद द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2019। शी वॉज द रेसिपेंट ऑफ द बुकर प्राइज इन द ईयर 2019। देखिए एक चीज़ सोचिए, यहाँ भी क्रिकेट की बात आ रही है, यहाँ भी क्रिकेट की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट से रिलेटेड ही थी। आपको वो यहीं कंफ्यूज करना चाहता है, ये दोनों तो बहुत डिफरेंट हो गए। यहीं यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि उसने 2 ऑप्शन एकदम सेम दिए। देखिए जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, 2 ऑप्शन के नाम एकदम सेम, इनमें से एक आंसर था ना, सेम चीज़ यहाँ पर है। आपको वो क्रिकेट में कंफ्यूज करना चाहता है। तो इसका आंसर क्या है? शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल आईसीसी मैच रेफरी। आपने 2 नेगलेक्ट कर दिए, तो इनमें से कोई सा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकंड टर्म? देखिए
अब आपको मैंने जो लॉजिक बताया, आपको सेम लॉजिक से चलना है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? जे से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? जे से। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों काट दीजिए। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब आपको ए ठीक लगता है ए मार दो, डी डी ठीक लगता है डी मार दो, जो आपको ऑप्शन सही लगे। देखिए एन और एन, जे जे, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जोको विडोडो। देखिए अगर आप इस लॉजिक से सेटिस्फाई नहीं है, इस लॉजिक से अगर आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है, तो मत करिए इस चीज़ को। मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ ये सारी ट्रिक्स जो लोग हमेशा 1-2 नंबर से रह जाते हैं, कि कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, तो वो इन चीज़ों को अप्लाई करके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। कट ऑफ तो क्या, बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। बट हाँ, जो कभी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पा रहे, इवन कट ऑफ भी एकदम उनके नंबर ही बहुत कम है, देखो वो फॉलो मत करो इस चीज़ को। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा मेरिट में हाई आना चाहते हैं। उनके नंबर थोड़े इनसे, अगर आपके नंबर 20 आते थे तो नंबर आपके 20 से आपके 30-40 नंबर पहुँच सकते हैं, +-10 का अगर आप एवरेज लेके चलें। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। नेक्स्ट आइए। इन इंडिया मे 21 इज़ ऑब्जर्व्ड एज। मे 21 को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? NRI डे, नेशनल यूथ डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। देखो ये देखो सारे एन से स्टार्ट हैं, देखो तो वो तो होंगे क्योंकि नेशनल से स्टार्ट हो रहे हैं और डे पे, तो हम इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। वैसे इसका आंसर क्या है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, कि इनमें पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया, वो हमको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और कॉर्नवालिस कोड। देखिए अब हमको जब भी हमको अरेंज करना हो ना, तो सीधा सबसे पहले ऑप्शंस पे आ जाओ कि इन सब में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 3-2-4, 3-2-4, सबसे लास्ट में क्या हुआ देखो, कॉर्नवालिस कोड कब आया? कॉर्नवालिस के टाइम। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो उसके बाद में आए। तो अब हमको एक चीज़ पता लग गई कि, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? उससे पहले आ गया, कॉर्नवालिस कोड से। तो लास्ट तो हमें पता लग गया कि 3 होगा, 3 होगा। 3 से पहले क्या है? 1 पहले दिया हुआ है, तो 3 से पहले हो गया 1 इंडियन फैक्ट्री एक्ट। अब उससे पहले अब हमको ये पता करना है कि 4 और 2 में से पहले क्या आया? पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया या कॉर्नवालिस कोड आया? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि कॉर्नवालिस कोड तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बहुत पहले आ गया था। कॉर्नवालिस कोड पहले आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाद में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4213। देखिए हम इसमें भी 2 ऑप्शन तक पहुंच गए थे। यहाँ पे जाके अगर आपको नहीं पता, आप देखो ये तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया 2 और 4, क्योंकि आपको ये पता है कि ये तो पहले ही आ गए थे कॉर्नवालिस कोड। ये सब उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद ये सब एक्ट्स आने शुरू हुए हैं। पहले कोड आ गए थे इनके, कोड के बाद एक्ट्स आए हैं। देखिए ध्यान से सोचिए इन सारी चीज़ों को, एकदम सब कॉन्सेप्चुअल हैं। तो इन 2 ऑप्शन में से आप कोई सा भी टिक मार सकते हैं। तो इसका आंसर है ए, 4213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू। आर्टिकल 371A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो किसको प्रिविलेज देता है? अब आप सोचिए, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है तो आपको याद होगा कि ये इसका आंसर है नागालैंड। देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पर, ये आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। चलिए, हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स वर सेट अप वाइड पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इनमें से कौन सा एक्ट है जो आया था? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई आंसर हो, समझे आपको नहीं आता है इसका आंसर, इसका आंसर वैसे तो 5 है, बट सोचिए जब आंसर इसका 5 है तो एग्जामिनर क्या करेगा? या तो आंसर ऐसे रख देगा 4, 5, 6, 7, या क्या करेगा? 5 है तो 6, 7, 8 ऐसे। हमेशा उसकी साइकोलॉजी देखो, या तो एक नंबर पहले से स्टार्ट करेगा ऑप्शंस में, या उसी से स्टार्ट कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। एसएसबी में साइकोलॉजी का खेल होता है ना, यहाँ पे आपको पेपर सेटर की साइकोलॉजी सीखनी पड़ रही थोड़ी बहुत। ये मान के चलिए कि वो कैसे सोच के एग्जाम, वो क्या, इवन अगर आप भी पेपर सेट करोगे, आप अगर कभी अगर आपने छोटी क्लास के बच्चों के लिए कभी अगर पेपर सेट करे हो एज ए टीचर, तो आपको पता होगा कि हाँ यार ऐसी एग्जामिनर में हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को अरेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that the president shall not be answerable to any court in India for the exercise of power of his office। इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल, कि वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ हिज देखिए ये भी अगर आपको आता है तो ही आप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 361।
देखिए हर क्वेश्चन में आप ट्रिक्स नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25, विच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोर्ट में हर चीज़ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ये किसने कहा, मतलब ये कौन से आर्टिकल में है? देखिए एन एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नहीं होगा, ये स्टार्टिंग से कुछ हुआ होगा आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए हम ना 25-25 क्वेश्चन करके सेट लाएंगे, तो उससे क्या है आप लोगों को 4 वीडियो में 25-25 करके हमारे 25-25 25 और 25 तो 100 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन, लास्ट वीडियो 20 क्वेश्चन की हो जाएगी। तो इससे क्या है आपको एक समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन खुद करिए, सेम लॉजिक से करके देखिए, और जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कराएंगे सेम लॉजिक से। देखिए आप लॉजिक सीखिए हमेशा चीज़ों में। आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स को आप कनेक्ट कर देते हैं, और कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट करने के बाद आप चीज़ों को कंसोलिडेट कर देते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आपको एक जनरल नॉलेज हो जाए कि हाँ यार क्वेश्चंस के तरीके ऐसे होते हैं, ये तरीके हैं क्वेश्चंस करने के, ठीक है। तो आप डिफेंस स्पेक्ट्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सब तक ये नॉलेज पहुँचे कि पेपर को इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, कि पेपर को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और आगे लोगों को इसको शेयर करिए। सो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट 26 क्वेश्चन से, 26 क्वेश्चन से। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू।